मित्रों, आज हम लोग मूल विधि का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आयकर अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। तो आप लोग तैयार हो गए होंगे और आपको पता होगा कि आज हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं सबसे पहले आयकर अधिनियम क्या है। आयकर अधिनियम वही है जो आप एसआई बनने के बाद में पैसा कमाएंगे, उस पर जो आप टैक्स देंगे तो वो टैक्स किन रेगुलेशंस के अधीन जाएगी उसके बारे में यहाँ पे जिक्र हम लोग करेंगे। आयकर अधिनियम जो कि 1961 है, ये एक्ट का नाम ही है 1961। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। यह पूरे संपूर्ण भारत पे है और यह अधिनियम 23 जो अध्याय है, 298 धाराएं हैं और 14 अनुसूचियों में डिवाइड है। ठीक है, अधिनियम की जो धारा है 2, वो महत्वपूर्ण पदों की परिभाषा के बारे में बताती है। जैसे कृषि से होने वाली आय क्या है, किसको कृषि आय बोलेंगे। क्या कृषि आय जिसके पास एक मकान है और एक ही प्लॉट है, उस प्लॉट पे कुछ अगर फसल कर रहा है तो क्या वो कृषि के अंतर्गत आता है, क्या बहुत बड़ी कृषि के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ों पर डिटेल यहाँ पे बताया गया है। और क्योंकि आयकर अधिनियम में इसलिए भी बताया है क्योंकि उनको टैक्स लेना है, इस वजह से उन्होंने हर चीज़ों को बड़ा अच्छे से एलेबरेट किया, डिफाइन किया है। देखिए, जो कृषि आय है, कृषि आय में क्या क्या होगा कि राजस्व होगा, लगान देना पड़ता है आपको, भूमि से जो प्राप्त लगान होता है वो देना पड़ता है, राजस्व देनी पड़ती है, कृषि द्वारा जो आय होती है वो आपको देनी पड़ती है। अब देखो, कृषि आय के बारे में उन्होंने डिफाइन किया है, खेती हर उपज को बाजार ले जाने योग्य बनाने वाली जो प्रक्रियाओं से प्राप्त आय, मतलब आपने जो भी कुछ खेती के लिए किया है, खाद डाली है, ये सब चीज़ें डाली है, उस प्रोडक्ट को वैसा बनाया है कि वो बाज़ार में जाके बिक पाए, तो वो जो बेचते हैं आप, उससे जो प्रॉफिट होती है वो भी आपके आय के अंतर्गत ही आएगा। ऐसे उपज को बेचने से प्राप्त आय लगान राजस्व प्राप्तकर्ता के स्वामित्व या अधिभोग की भूमि या भवन से प्राप्त आय शामिल है, जो कि धारा 2 की का के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है। देखिए, निर्धारित ही क्या है। निर्धारित से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा कोई कर या अन्य धनराशि संदेह हो, जिसको धारा 2 की उपधारा 7 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। निर्धारण वर्ष क्या है, कब से कब तक निर्धारण किया जाएगा, इसके बारे में है। देखिए, कृषि आय के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब निर्धारण वर्ष आता है। निर्धारण वर्ष का मतलब है इनकम टैक्स से कब तक लगाया जाता है, ये इसका निर्धारण वर्ष का सही मायने में जो आपका बताया गया है। 12 माह की वो अवधि जो प्रत्येक एक वर्ष के अप्रैल से प्रारंभ होती है, धारा 2 की उपधारा 9 के अंतर्गत बताया गया है। अब बताया गया कि भाई निर्धारण अधिकारी क्या होगा और वो क्या निर्धारित करेगा। देखिए, इसमें सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सहायक निदेशक या उप निदेशक, ये सब के सब आपके इनकम टैक्स में होंगे। ठीक है, अपर आयुक्त या अपर निदेशक, संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक या आयकर अधिकारी जिसमें धारा 120 के अधीन जारी आदेश या निर्देशों से अधिकारिता निहित है शामिल है। धारा 7 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया पूरी तरीके से। अब आते हैं धारा 2 की उपधारा 10 के अंतर्गत। देखिए, इसके अनुसार क्या है कि आयकर की जो कटौती दर है वो कुल आय पर परिकल्पित आय कर को कुल आय से विभक्त करके निकाली जाती है। मतलब कि आयकर पे जो औसत दर वो कैसे निकालते हैं, टोटल जो आय है उस आय में आयकर को कुल आय से विभक्त कर दिया जाता है, तो आपकी निकल के आती है आयकर की औसत दर। आप कितना आयकर देंगे, टोटल आपका कितना आय है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपका निकल के आता है आयकर की औसत दर। अब आते हैं हम लोग आस्ति। देखिए, इंग्लिश थोड़ा सा विधि के अंदर, मतलब कानून के अंदर आस्ति का मतलब होता है एसेट्स, शास्ति का मतलब होता है पेनल्टी। तो इन थोड़ी शब्दावली को इंग्लिश वाली भी टर्म ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या क्या कहा गया है कि मूर्त अस्तित्व जैसे कि भवन, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, और अमूर्त अस्तित्व जैसे कि व्यवहार, ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, व्यापार चिन्ह, फ्रेंचाइजी या अन्य कोई ऐसी कारोबारी वाणिज्यिक अधिकार आते हैं, जो कि धारा 2 की उपधारा 11 के अंतर्गत है। बही या लेखा बही के बारे में देखेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि दैनिक बही, रोकड़ बही,
लेखा बही और अन्य बही भी हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो या किसी की कॉपी हो। ठीक है। डिस्क टेप में संग्रह डाटा के प्रिंटर के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज डिवाइस के किसी अन्य रूप में रखी गई हो, इसको भी शामिल किया गया है बही खाता या लेखा खाता के अंदर। मतलब इनकम टैक्स अगर छापा मारती है तो बही खाता और लेखा खाता के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं धारा 2 की उपधारा 12 का उप सेक्शन का में। ठीक है, आपको ये रटनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या है, धारा 2 की उपधारा 13 के अनुसार कारोबार किसी व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण या किसी प्रौद्योगिकी या समुत्थान को इंगित करता है। अब देखेंगे कि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की संतान में सौतेली और दत्तक संतान भी शामिल होती है। धारा 2 की उपधारा 15 के सेक्शन खा में बोला गया है, ये कहा गया है कि जो अधिनियम है, जो ये आयकर अधिनियम 1961 है, इसमें किसी भी व्यक्ति की जो संतान है, संतान में जो उसकी सौतेली और दूसरा दत्तक संतान भी शामिल होती है, उसको धारा 2 की उपधारा 15 की खा के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। अब आय को डिफाइन किया गया है। आय क्या है, इसको डिफाइन किया गया है धारा 2 की उपधारा 24 में। देखिए आय में कहा गया है कि आय में लाभ और अभिलाभ, लाभांश तथा पूर्ति या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णता या भागतः सृजित किसी न्यास द्वारा आय कराधेय कोई परिलब्धित या वेतन के बदले में लाभ का मूल्य, कोई भत्ता या फायदा या कोई ऐसी राशि जो धारा 41, 59, 28 के खंड 2, 3, 3 का का, 3 का खा, 3 का गा, चौथा या पांचवें के अधीन कर से प्रभार्य है, कर से छूट है। लॉटरी या किसी अन्य प्रकार के जुए या दांव से जीती हुई भविष्य निधि, जैसे आपको पता है LIC लोग कराते हैं, और किसान विकास पत्र था उस समय। ठीक है। अन्य किसी निधि से अभिदाय के रूप में प्राप्त कोई राशि, की मैन पॉलिसी के अधीन प्राप्त कोई धनराशि इत्यादि। पूर्व वर्ष की परिभाषा धारा 3 में डिफाइन की गई है, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का जो वर्ष होता है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। देखिए वित्तीय वर्ष तो होता है 1 अप्रैल से 29 मार्च तक का, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पूर्व वर्ष है वो वित्तीय वर्ष से जो पहले का जो वर्ष है वो पूर्व वर्ष होता है। धारा 5 के अनुसार कहा गया कि कुल आय की परिधि में अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को जो निवासी है किसी पूर्व वर्ष की कुल आय के अंतर्गत किसी भी स्रोत से प्राप्त आय जो उसके द्वारा भारत में प्राप्त या प्रद्युम्न हो समझी जाएगी। ठीक है। अब बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष में भारत में निवासी तब कहा जाता है जब वह उस वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक तक भारत में रहा हो। दूसरा है कि उस वर्ष के पूर्व 4 वर्षों में 365 या अधिक दिनों तक रहते हुए उस वर्ष 60 या अधिक अवधि तक भारत में रहे हों, धारा 6 के अंतर्गत कहा गया है। किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म या अन्य व्यक्तियों का संगम भारत का निवासी किसी पूर्व वर्ष में कहा जाएगा यदि उस वर्ष उसके कामकाज का नियंत्रण और प्रबंधन संपूर्णतः भारत के बाहर स्थित रहा हो। कृषि आय किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ती आय की कुल आय की संगणित करने में शामिल नहीं होती है, जो कि धारा 10 में इसका जिक्र है। धारा 11 के अनुसार पूर्ति या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धार्य संपत्ति से आय किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्त प्रयोजनों हेतु संचित आय जो उस संपत्ति की कुल आय में 15% से अधिक ना हो कि धारा 11 के अधीन संरक्षित है। धारा 12 में देखा जाएगा तो अभिदायों से होने वाली न्यास या संस्थाओं की आय को कुल आय से विरत करने से संबंधित है। किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रधान आयुक्त के सक्षम किए जाने के बारे में है, धारा 12 के का के अंतर्गत। धारा 13 उन स्थितियों की विवेचना करती है जिसमें धारा 11 लागू नहीं होती। धारा 13 का जो का है वो उसके अनुसार किसी राजनीतिक दल की आय, जो गृह संपत्ति से आय, अन्य स्रोतों से आय या पूंजी अभिलाष शीर्ष के अधीन
प्रभार है या किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी व्यक्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों के रूप में आय को राजनीतिक दल की पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निर्वाचन न्यास द्वारा स्वैच्छिक प्राप्ति को पूर्व वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। धारा 13 का खा, ठीक है, आपको ऐसे याद कर लेना है। आयकर प्रभार तथा आय की संगणना हेतु कार्य के निम्न शीर्ष होते हैं। सबसे पहले वेतन, गृह संपत्ति, कारोबार, वृत्तिक लाभ, अभिलाभ, पूंजी अभिलाष, अन्य स्रोतों द्वारा। धारा 14 में। धारा 15 के अनुसार आयकर से प्रभार वेतन शीर्ष के अधीन आय से सम्मिलित है। वेतन चाहे संदिग्ध पेड हो या नहीं, दे न होते हुए भी उसे दे होने से पूर्व संदिग्ध या अनुज्ञात अलाउ करते हैं। संदिग्ध या अनुज्ञात वेतन का बकाया किसी पूर्व वर्ष में आयकर से प्रभावित ना हुई हो। वेतन शीर्ष के अधीन आय की गणना में निम्न की कटौती की जाएगी। पहला, एक सरकारी भत्ते इत्यादि के बाबत कटौती जो वेतन के 5वें भाग का या 5,000 से अधिक नहीं है। दूसरा भाग है कि किसी विधि द्वारा उद्ग्रहणी किसी कर के भत्ते संदत्त की राशि की कटौती। वेतन परिलब्ध तथा वेतन के बदले में लाभ की परिभाषा धारा 17 में वर्णित की गई है। आगे आते हम लोग वेतन के अंतर्गत मजदूरी, वार्षिकी या पेंशन को उपदान जिसको बोलते हैं हम लोग गैजेटी, अतिरिक्त फीस, कमीशन, परिलब्धित या लाभ, वेतन का कोई अग्रिम संदाय, अवकाश उपभोग न करने हेतु संदाय, भविष्य निधि के माध्यम से जमा अतिशेष में हुई वार्षिक वृद्धि, पेंशन स्कीम के अधीन खाते में अभिदाय। देखिए, वार्षिक मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया धारा 23 में दी गई है। धारा 44 के का खा के अनुसार वृत्ति या कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों के लेखाओं के संपीक्षा लेखापाल द्वारा की जाती है। लेखापाल नहीं, लेखपाल द्वारा। धारा 35 का घा के अनुसार कौशिक विकास परियोजना पर व्यय के 1.5 गुने के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञेय होती है। धारा 64 के अनुसार किसी व्यक्ति की जो आय है उसकी पति या पत्नी अवयस्क संतान की आय शामिल होती है। निर्धारित की भाइयों में अस्पष्टीकरण रोकड़ जमा को उसकी पूर्व वर्ष के आय के रूप में आयकर से प्रभारित किया जाता है। जहां पूंजी अभिलाष से भिन्न आय के किसी स्रोत के लिए निर्धारित वर्ष के लिए अंतिम परिणाम हानि है तो निर्धारित ऐसे रकम का मुजरा उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत से होने वाली आय के प्रति करा सकेगा, जो कि धारा 70 के अंतर्गत आता है। धारा 69 के घा के अनुसार हुंडी पर आधार ली जाने या लौटाई गई रकम उधार लेने या लौटाने वाले व्यक्ति की आय समझी जाएगी। धारा 80 के पा के अनुसार प्रमाणित है निःशक्त व्यक्ति की कुल आय संगणना करने में 50,000 रुपये तथा गंभीर रूप से निःशक्त के संबंध में 75,000 रुपये की कटौती की जा सकती है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम या जीवन बीमा निगम की वार्षिक योजना में निक्षिप्त या भुगतान की गई रकम को जो उस पूर्व वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक नहीं होगी कटौती की जाएगी। धारा 80 के गा में बोला गया है। धारा 80 के गा छा यह कहती है कि केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में नियोजित रकम की कटौती कर्मचारियों की दशा में पूर्व वेतन में वेतन का 10% तथा अन्य दशा में पूर्व वर्ष उसकी सकल आय का 10% तक अनुज्ञात है। धारा 80 के गागा अंगा के अनुसार जीवन बीमा प्रीमियम, अस्थायी भविष्य निधि, पेंशन निधि, केंद्रीय पेंशन स्कीम अधीन के अंतर्गत कटौती की कुल रकम किसी भी दशा में 1,50,000 से अधिक नहीं होगी। उच्चतम शिक्षा के लिए उधार ली गई जो रकम है उस पर ब्याज बबाद कटौती धारा 80 के अंगा में उसके बारे में जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूर्व वर्ष में किसी राजनीतिक दल या निर्वाचन दल के या निर्वाचन न्यास को अभिदाय या गैर राशि की कटौती कुल आय की संगणना में भी की जाएगी। ये धारा 80 के छा खा में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे अगर देखा जाएगा तो देखिए धारा 87 का कहा है, यह कहती है कि जिन व्यक्तियों की आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है वे अपनी कुल प्रभार आय पर आयकर की रकम के 10% या 2,000 रुपये के जो भी कम हो कटौती के हकदार हैं।
धारा 80 के अनुसार जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि आदि अभिदाय हेतु रिबेट अध्याय 6 के का के अधीन कटौतियों करने से पूर्व निर्धारित होती है। जहां सकल आय 1.5 लाख रुपए या कम है तो कटौती 20% के बराबर होगी। जहां सकल आय 1.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के मध्य में है वहां 15% के बराबर कटौती होगी। जहां सकल आय आपकी 5 लाख रुपए से अधिक है तो किसी कटौती का लाभ नहीं दिया जाएगा। अध्याय 9 ये कहता है कि दोहरे कराधान से राहत से संबंधित है। धारा 90 ये कहती है कि विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों के दोहरे कराधान या अपवंचक आय पर वसूली हेतु करार केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय समव्यवहार से होने वाली आय की संगणना असंदिग्ध कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाती है। धारा 92 असंदिग्ध कीमत का निर्धारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन की जाती है। धारा 10 कर के परिवर्जनों के संबंध में विशेष उपबंध करता है। धारा जो 10 का होता है वह सामान्य परिवर्जनों नियमों की व्यवस्था देता है। धारा 115 का अड़ा है जो वह स्पष्ट करता है कि देसी कंपनियों पर प्रभार आयकर के अतिरिक्त वर्ष 2003 या पश्चात या उसके लाभांश पर 15% की दर से अतिरिक्त कर प्रभारी किया जाएगा। धारा 115 का अड़ा के अधीन कर न देने वाले देसी कंपनी ऐसी कर राशि पर प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए 1% की दर से ब्याज दर देने के लिए उत्तरदायी होंगे। धारा 115 के आलय के अधीन वितरित लाभों पर कर न देने वाली कंपनी व्यतिक्रमी मानी जाती है। अध्याय 12 का अनुषंगी फायदों पर आयकर से संबंधित है। आयकर प्राधिकारियों के वर्ग धारा 116 में दिए गए हैं। धारा 117 के अनुसार आयकर प्राधिकार केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 120 के अनुसार सभी आयकर प्राधिकारी बोर्ड के जितने भी निर्देश हैं निर्देशों के अधीन अपनी शक्ति व कृत्यों का पालन करेंगे। धारा 129 ये बताती है कि किसी पद का उत्तरवर्ती कार्यवाही को उस क्रम से जारी रख सकेगा जहां पूर्वाधिकारी द्वारा छोड़ी गई थी। साक्ष्य के प्रकटीकरण, निरीक्षण, दस्तावेज के पेश करने को विवश करने या कमीशन निकालने हेतु प्रधान मुख्य आयुक्त या निर्धारण अधिकारियों समापन पैनल को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होगी, जो कि धारा 131 के अंतर्गत बताया गया है। आगे देखेंगे कि धारा 136 यह कहती है कि किसी आय कर प्राधिकारी के अधीन की गई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 228 तथा 196 के तहत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता 193 की धारा 195 प्रयोजनों के लिए वह सिविल न्यायालय समझा जाता है। स्थायी खाता संख्या का उपबंध धारा 139 के का में दिया गया है। किसी वर्ग या वर्णों के लोगों के द्वारा दस्तावेज, विवरणी, रसीद इत्यादि को प्रस्तुत करना अभिमुक्त देने की शक्ति बोर्ड में निहित है, जो कि धारा 139 के गा में है। धारा 154 में क्या कहा गया है? देखिए, धारा 154 में बोला गया है कि उपबंधों के अधीन पारित की गई सूचनाओं के भूल सुधार या संशोधन से संबंधित है। धारा 159 के अनुसार किसी निर्धारित की जो मृत्यु है उस पर विदित प्रतिनिधि किसी राशि के संदाय जो मृतक के जीवित रहने पर करता था के दायित्व होंगे। प्रतिनिधि निर्धारिती को संदिग्ध कर उन धनों में से जो उसकी प्रतिनिधि हैसियत में उसके कब्जे में है या उसके पास आए हैं प्रतिधारिता वसूल करने का अधिकार होता है। धारा 162 के अंतर्गत ये कहा गया है। धारा 163 के अनुसार किसी अनिवासी का प्रयोजित व्यक्ति उससे कारोबारी संबंध रखते हुए उससे आय प्राप्त करने वाला, उसका न्यासी या उसके भारत में पूंजी अंतरण के माध्यम से प्राप्त करने वाले व्यक्ति अभिकर्ता कहा जाएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 माह के भीतर समापक को वह रकम अधिसूचित करेगा जो संदेह कर का उपबंध करने के लिए पर्याप्त होगी। अध्याय 17 कर संग्रहण और वसूली के संबंध में है और जहां किसी आय का नियमित निर्धारण किसी वाद के निर्धारण वर्षों में किया जाना है तो ऐसे आय पर कर यथाशीघ्र स्रोत पर कटौती द्वारा, संग्रहण द्वारा या अग्रिम संदाय द्वारा संदेह धारा 190 में होगा। तो देखिए, जो आज
हम लोगों ने ये किया हुआ है। ये इसका एक पार्ट है, इसको करीबन 2 पार्ट लग जाएगा, इसका एक पार्ट और बनेगा और एक जो थर्ड पार्ट बनेगा वो इसके क्वेश्चन आंसर्स का बनेगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है मूल बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसलिए मैंने ठीक ठाक एक आधे घंटे की वीडियो रखी है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।